Jay Tunes। एक छोटे से गांव में जहां चारों तरफ हरे भरे खेत और मिट्टी की खुशबू फैली रहती थी, वहीं रहता था एक मेहनती किसान, सूरज। सुबह का समय था, सूरज निकलने ही वाला था और गांव के बाकी लोग अभी नींद में थे। लेकिन सूरज, वो तो कब का उठ चुका था। चलो भाई, काम पे लग जाते हैं। मेहनत ही हमारी किस्मत बदल सकती है। उसकी पत्नी गौरी भी उठ जाती है। इतनी सुबह फिर से खेत? थोड़ा आराम भी कर लिया करो। आराम करने वाले लोग नहीं हैं हम। जब तक अपनी जमीन नहीं होगी तब तक यही मेहनत करनी पड़ेगी। गौरी उसकी तरफ देखती है। आंखों में चिंता भी थी और गर्व भी। सूरज अपना औजार उठाकर जाता है सेठ धनराम के खेत पर काम करने। सेठ धनराम गांव का सबसे अमीर आदमी था, लेकिन दिल से बिल्कुल कंजूस और कठोर। अरे सूरज, कहाँ रह गया था तू? सूरज निकल आया और तू अभी आया? मालिक, मैं तो बहुत पहले आ गया था, बस औजार लेने गया था। बहाने मत बना, काम पर ध्यान दे, वरना आधी मजदूरी भी नहीं दूंगा। सूरज कुछ नहीं बोलता, बस चुपचाप काम में लग जाता है। दिन भर धूप में काम, पसीना बहता रहा, लेकिन सूरज के चेहरे पर शिकायत नहीं थी। उसके मन में बस एक सपना था, एक दिन अपनी जमीन होगी, अपना खेत होगा। शाम को जब वो घर लौटता है, आज बहुत थक गए हो, बैठो मैं पानी लाती हूँ। थकान तो है, लेकिन उम्मीद भी है। एक दिन सब ठीक होगा। कुछ दिन बाद आसमान अचानक बदलने लगा। तेज गर्मी, हवा जैसे आग बन गई। फसलें सूखने लगी। ये क्या हो रहा है? इतनी गर्मी पहले कभी नहीं देखी। सूरज खेत की तरफ भागता है और जो देखता है वो देखकर उसका दिल बैठ जाता है। पूरा खेत सूखा पड़ा था। हे भगवान, ये क्या हो गया? सारी मेहनत खराब हो गई। अगले दिन सूरज सेठ के पास जाता है। मालिक, फसल तो गर्मी से खराब हो गई, इसमें मेरी क्या गलती? चुप! मेरी फसल बर्बाद हो गई और तू कह रहा है तेरी गलती नहीं? लेकिन मालिक, मैंने पूरी मेहनत की थी। बस, अब से तेरी आधी मजदूरी कटेगी और जो नुकसान हुआ है वो तेरी पगार से भरूंगा। सूरज का दिल टूट जाता है। मालिक, ये तो अन्याय है। मुझे न्याय मत सिखा। काम करना है तो कर, नहीं तो दफा हो जा। सूरज उदास होकर घर लौटता है, लेकिन घर पहुंचते ही एक और झटका उसका इंतजार कर रहा था। गौरी बिस्तर पर पड़ी थी, बुखार में जल रही थी। गौरी, ये क्या हालत हो गई तुम्हारी? कुछ नहीं, बस हल्का बुखार है। नहीं, ये हल्का नहीं है। मैं अभी डॉक्टर के पास लेकर चलता हूँ। सूरज उसे डॉक्टर के पास ले जाता है। इनकी हालत ठीक नहीं है, तुरंत दवाई लेनी पड़ेगी। डॉक्टर साहब, जो भी करना पड़े, बस मेरी पत्नी ठीक हो जाए। डॉक्टर दवाई देता है, लेकिन दाम सुनकर सूरज के होश उड़ जाते हैं। ये दवाई महंगी है, लेकिन जरूरी है। सूरज बिना सोचे अपना सारा पैसा दे देता है। घर लौटकर सूरज बैठ जाता है, हाथ खाली, दिल भारी। एक तरफ काम चला गया, दूसरी तरफ पैसा भी खत्म। अब क्या करूं? गौरी उसकी तरफ देखती है। हिम्मत मत हारो, भगवान जरूर कुछ रास्ता दिखाएंगे। सूरज उसकी बात सुनता है, लेकिन उसके मन में अंधेरा था। उस रात सूरज आसमान की तरफ देखता है। हे भगवान, अगर आप सच में हो तो मेरी मदद करो, मैं टूट चुका हूँ। और यहीं से उसकी जिंदगी एक ऐसा मोड़ लेने वाली थी जिसके बारे में उसने कभी सोचा भी नहीं था। अगली सुबह सूरज पूरी रात सो नहीं पाया था। मन में एक ही सवाल था, अब क्या करूं? वो उठा, अपनी बीमार पत्नी को देखा। कहाँ जा रहे हो? राजा के पास।
शायद वही न्याय दे सकें। गौरी की आंखों में उम्मीद की एक छोटी सी किरण चमकी। सूरज लंबा रास्ता तय करके राजा के महल पहुंचता है। दरबार में बड़े बड़े लोग बैठे थे और बीच में बैठे थे राजा। महाराज, एक किसान आपसे मिलना चाहता है। उसे अंदर आने दो। सूरज अंदर आता है, हाथ जोड़कर झुक जाता है। महाराज, मैं एक गरीब किसान हूँ। मेरे साथ अन्याय हुआ है। डरो मत, सच सच बताओ, क्या हुआ? सूरज पूरी कहानी बताता है। कैसे फसल गर्मी से खराब हुई, कैसे सेठ ने आधी मजदूरी कर दी और कैसे अब उसकी पत्नी बीमार है। महाराज, इसमें मेरी क्या गलती है? मैंने पूरी मेहनत की थी। दरबार में सन्नाटा छा जाता है। राजा कुछ सोचते हैं, फिर कहते हैं, सेठ धनराम को बुलाया जाए। कुछ देर बाद सेठ धनराम दरबार में पहुंचता है। महाराज को मेरा प्रणाम। सेठ धनराम, इस किसान का कहना है कि तुमने इसके साथ अन्याय किया है। क्या ये सच है? महाराज, ये आदमी झूठ बोल रहा है। सूरज चौंक जाता है। नहीं महाराज, मैं सच कह रहा हूं। इसने ठीक से काम नहीं किया, इसलिए फसल खराब हुई। महाराज, मैं तो इसे सजा दे रहा हूं। सेठ अपने कुछ नौकरों को आगे बुलाता है। बताओ, क्या इसने सही से काम किया था? नौकर डर के मारे झूठ बोलते हैं। नहीं मालिक, इसने काम में लापरवाही की थी। सूरज के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तुम जानते हो सच क्या है? लेकिन कोई कुछ नहीं बोलता। राजा कुछ देर सोचते हैं, फिर कहते हैं, सूरज, तुम्हारे पास कोई सबूत है? सूरज चुप हो जाता है। उसके पास कोई सबूत नहीं था। बिना सबूत के मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे लगता है गलती तुम्हारी ही है। ये सुनकर सूरज का दिल पूरी तरह टूट जाता है। महाराज, मैंने सोचा था आप न्याय करेंगे। न्याय सबूत से होता है, भावनाओं से नहीं। सूरज भारी कदमों से महल से बाहर निकलता है। अब तो कहीं से भी उम्मीद नहीं बची। उसकी आंखों में आंसू थे, दिल में दर्द और दिमाग में अंधेरा। घर जाने की बजाय वो जंगल की ओर निकल जाता है। कम से कम लकड़ियां काट कर बेचूंगा, कुछ पैसे मिल जाएंगे। जंगल में सन्नाटा था, पेड़ों की सरसराहट और पक्षियों की आवाज। सूरज लकड़ियां काटने लगता है। तभी उसे एक कमजोर सी आवाज सुनाई देती है, पानी, पानी। सूरज चौंक जाता है। कौन है वहां? वो आवाज की तरफ दौड़ता है और देखता है एक बूढ़े बाबा जमीन पर पड़े हैं, प्यास से बेहाल। सूरज बिना कुछ सोचे अपना पानी का लोटा निकालता है। बाबा, ये लीजिए पानी, धीरे धीरे पीजिए। बाबा पानी पीते हैं और थोड़ी देर में उन्हें राहत मिलती है। बेटा, तुमने आज मेरी जान बचाई है। ये तो मेरा फर्ज था बाबा। इंसान के काम ना आए तो क्या फायदा। बाबा सूरज की आंखों में देखते हैं। ऐसा लगता है जैसे वो सब कुछ समझ गए हों। तुम बहुत दुख में हो, है ना? आपको कैसे पता? तुम्हारी आंखें सब कुछ बता रही हैं। बाबा, मैंने कभी किसी का बुरा नहीं किया, फिर भी मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है? बाबा ध्यान से उसकी बात सुनते हैं। सूरज हैरान होकर उनकी तरफ देखता है। क्या मतलब बाबा? बाबा मुस्कुराते हैं और अपने झोले में हाथ डालते हैं। बाबा के झोले से कुछ निकलने वाला था, कुछ ऐसा जो सूरज की पूरी जिंदगी बदल देगा। जंगल के बीच हल्की हवा चल रही थी, पेड़ों की पत्तियां सरसराती थीं और सामने खड़े थे वो रहस्यमयी बाबा। सूरज की नजरें बाबा के झोले पर टिकी थीं। बाबा मुस्कुराते हैं।
और धीरे धीरे अपने झोले से एक छोटा सा मटका घड़ा निकालते हैं। वो मटका देखने में साधारण था, लेकिन उससे एक हल्की सी चमक निकल रही थी। बेटा सूरज, ये कोई साधारण मटका नहीं है। तो फिर बाबा, ये एक जादुई मटका है। इसमें एक खास शक्ति है। सूरज की आंखें चौड़ी हो जाती हैं। कैसी शक्ति? जो भी सच्चा और ईमानदार इंसान इससे कुछ मांगेगा, उसे वो चीज जरूर मिलेगी। सूरज को यकीन ही नहीं होता। सच में बाबा, क्या ये सच है? हाँ बेटा, लेकिन याद रखना, ये मटका सिर्फ अच्छे दिल वालों के लिए काम करता है। अगर कोई लालची या बुरा इंसान इससे कुछ मांगेगा, तो उसे कुछ नहीं मिलेगा। मैं वादा करता हूँ बाबा, मैं इसका गलत इस्तेमाल नहीं करूंगा। बाबा मटका सूरज के हाथ में देते हैं। जा बेटा, अब तेरी किस्मत बदलने वाली है। आपने मेरी जिंदगी बदल दी बाबा। मैं आपका ये एहसान कभी नहीं भूलूंगा। बाबा हल्की मुस्कान देते हैं और कुछ ही पलों में वो जैसे गायब हो जाते हैं। सूरज हैरान रह जाता है। ये सच था या सपना? सूरज जल्दी जल्दी घर की तरफ भागता है। घर पहुंचते ही, तुम इतनी जल्दी वापस आ गए? और ये क्या है हाथ में? गौरी, आज हमारी किस्मत बदलने वाली है। वो पूरी कहानी गौरी को बताता है। गौरी पहले तो हैरान होती है, फिर थोड़ा डर भी जाती है। कहीं ये सब धोखा तो नहीं? नहीं गौरी, मुझे बाबा पर भरोसा है। दोनों मटका के सामने बैठते हैं। दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अगर ये सच है तो हमें थोड़े पैसे चाहिए ताकि हम अपना घर चला सकें। दोनों आंखें बंद करके प्रार्थना करते हैं। अचानक मटका चमकने लगता है। एक तेज रोशनी पूरे कमरे में फैल जाती है और अगले ही पल ढेर सारे पैसे उनके सामने गिर जाते हैं। सूरज और गौरी दोनों चौंक जाते हैं। हाँ गौरी, ये सच है। भगवान ने हमारी सुन ली। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू आ जाते हैं। अगले ही दिन सूरज सबसे पहले अपने सेठ का कर्ज चुकाने जाता है। ये आपकी पूरी रकम है मालिक। अब मैं आपका कर्जदार नहीं हूँ। सेठ के चेहरे पर शक साफ दिख रहा था। इसके पास इतना पैसा, ये अचानक कहां से आ गया? कुछ ही दिनों में सूरज अपना छोटा सा सुंदर घर बनवा लेता है। गौरी की तबीयत भी ठीक होने लगती है। देखो सूरज, हमारी जिंदगी सच में बदल गई। हाँ, लेकिन हमें हमेशा ईमानदार रहना है। उधर सेठ धनराम चैन से नहीं बैठ पा रहा था। कुछ तो गड़बड़ है। ये गरीब अचानक अमीर कैसे बन गया? वो अपने एक नौकर को बुलाता है। जा और पता लगा कि ये सब कैसे हुआ। नौकर रात में चुपके से सूरज के घर के पास जाता है। खिड़की के पास छुपकर सुनता है। अंदर, क्या हम फिर से मटके से कुछ मांगे? नहीं, जरूरत से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए। नौकर सब सुन लेता है। उसकी आंखें चमक उठती हैं। तो ये राज है, जादुई मटका। नौकर दौड़ता हुआ सेठ के पास जाता है। मालिक, मुझे सब पता चल गया। उसके पास एक जादुई मटका है। सेठ की आंखों में लालच की चमक उठती है। तो अब वो मटका मेरा होगा। रात का समय था। चारों तरफ सन्नाटा, लेकिन सेठ धनराम के मन में तूफान चल रहा था। आधी रात सूरज और गौरी गहरी नींद में सो रहे थे। धीरे धीरे सेठ उनके घर के पास पहुंचता है। वो खिड़की से अंदर झांकता है। सब कुछ शांत था। वो धीरे से दरवाजा खोलता है और अंदर घुस जाता है। सेठ की नजर सीधे मटका पर पड़ती है।
वो जल्दी से मटका उठाता है। दिल जोर जोर से धड़क रहा था, लेकिन लालच डर से बड़ा था। वो चुपचाप घर से बाहर निकल जाता है। अपने घर पहुंचते ही सेठ मटका को सामने रखता है। उसकी आंखों में चमक और चेहरे पर लालच। अब देखता हूं ये कितना जादू करता है। मुझे ढेर सारा सोना चांदी चाहिए, अभी के अभी। कमरा बिल्कुल शांत था। ना कोई चमक, ना कोई आवाज, कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या? फिर से कोशिश करता हूं। वो बार बार चिल्लाता है, लेकिन मटका बिल्कुल शांत रहता है। सेठ गुस्से में मटका को उठाता है। ये सब झूठ है। उस किसान ने मुझे बेवकूफ बनाया है। उसे समझ ही नहीं आता कि गलती उसकी लालच में है। सुबह होती है, सूरज उठता है और देखता है मटका गायब है। उसी समय मटका वापस प्रकट हो जाता है। सूरज और गौरी चौंक जाते हैं। सूरज मटके को हाथ में लेकर सोचता है, शायद ये सिर्फ अच्छे इंसानों के पास ही रहता है। और उधर सेठ अब और ज्यादा गुस्से और बदले की आग में जल रहा था। वहीं सूरज और गौरी खुशी खुशी रहने लगते हैं। अब उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी।